युग मुंह बनाते हुए कहता है, तू क्या बोल रहा है अभिमन्यु? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं करूं? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अपने पिता, मेरा मतलब है कि अनुराग अंकल की लाश मत ढूंढ। युग हैरानी के साथ कहता है, नहीं ढूंढूं? पर क्यों? तू जानता है ना, अगर मैंने 3 दिन के अंदर पापा की लाश नहीं ढूंढी तो वो काला साया सब खत्म कर देगा। अभिमन्यु पलट कर कहता है, खत्म करता है तो खत्म करने दे। तुझे क्या लगता है युग, अगर तूने तेरे पिता की लाश ढूंढकर उस काले साए को सौंप दी तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, बल्कि हालात और बद से बदतर हो जाएंगे। युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है अभिमन्यु? अभिमन्यु जवाब देता है, क्योंकि युग, तू उस काले साए को वो चीज लाकर दे रहा है जिसकी उसे सख्त जरूरत है। उसे तेरे पापा का शरीर चाहिए और तू उसे वो लाकर दे रहा है। तूने एक बार भी सोचा है उस काले साए को तेरे ही पिता का शरीर क्यों चाहिए? वो चाहे तो किसी और का शरीर भी ले सकता था ना। युग खामोश रहता है। उसकी खामोशी साफ बता रही थी कि उसके पास अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, युग मेरी बात मान, उस काले साए की बातों में मत आ। मुझे तो उस काले साए की इन सब चीजों के पीछे बहुत बड़ी साजिश लगती है। युग नम आंखों के साथ कहता है, तो तू क्या चाहता है अभिमन्यु? मैं अपने पापा को मुक्ति नहीं दिलाऊं? यामिनी को इसी तरह छोड़ दूं? अभिमन्यु युग को अच्छे से समझाते हुए कहता है, देख युग, पहले तो तू अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा ले कि तेरे पापा मर चुके हैं, अब वो लौट कर वापस नहीं आने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि तू यामिनी की फिक्र करना छोड़ दे। आज वो जिस भी हालत में है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। तूने उसे रोकने की कोशिश करी थी, पर क्या वो रुकी? नहीं ना। उल्टा तू खुद जानता है उसने हम सबके साथ क्या किया था, वही उसकी सजा है। युग तुरंत पलट कर कहता है, क्या कहा? सजा है? ये तू बोल रहा है अभिमन्यु? तू वही अभिमन्यु है जो सबके बारे में सोचता है। लगता है डायना के साथ रहते रहते तेरा भी दिमाग खराब हो गया है, जो उसकी तरह बातें कर रहा है। मुझे अच्छे से पता है तेरे दिमाग में ये सब बातें उसी ने भरी है। अभिमन्यु कहता है, नहीं युग, हमारी तो इस बारे में बात ही नहीं हुई है। मैं वही बोल रहा हूँ जैसा मुझे लगता है। युग कहता है, तो फिर मुझे लगता है तू भी डायना की तरह होते जा रहा है, सेल्फिश बन रहा है। अभिमन्यु पलट कर कहता है, युग, सेल्फिश मैं नहीं, तू हो रहा है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता, अगर उस काले साए को तेरे पिता का शरीर मिल गया तो क्या हो सकता है। जरा सोच, जब वो अभी इतना पावरफुल है तो तब क्या होगा जब उसे वो चीज मिल जाएगी जो वो चाहता है। युग खामोशी रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, इसलिए युग मेरी बात मान, उस काले साए की बात मत मान, वो जो चाहता है वो मत कर। युग अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, नहीं मानता मैं उसकी बात, तो फिर तू बता मैं क्या करूं? तेरे पास कोई और दूसरा रास्ता है इसके अलावा? युग का सवाल सुनकर अभिमन्यु भी खामोश हो जाता है। उसके पास युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। युग कहता है, नहीं है ना तेरे पास कोई और दूसरा रास्ता? तुझे क्या लगता है, अगर उस काले साए को मैंने अपने पापा का शरीर लाकर नहीं दिया तो वो उसे ढूंढ नहीं सकता? अभिमन्यु तुरंत बोल पड़ता है, नहीं ढूंढ सकता युग, तभी तो उसने तुझसे बोला है। वो इतना शक्तिशाली है, क्या तुझे नहीं लगता उसके लिए तेरे पिता का शरीर ढूंढना चुटकियों का खेल है? अगर वो ढूंढ सकता तो अब तक ढूंढ चुका होता, इस तरह तुझे मोहरा नहीं बनाता। युग अभिमन्यु से कहता है, देख अभिमन्यु, मैं यहाँ पर ना तुझसे ये पूछने नहीं आया हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे क्या करना है वो मैं सोच चुका हूँ, तू बस बता मेरी कोई मदद कर सकता है या नहीं। अभिमन्यु नाराजगी भरे लहजे में कहता है, अगर तुझे जब अपने ही मन की करनी है और तू सब सोच चुका है तो तू खुद ही सोच ले कि तुझे तेरे पिता की लाश कैसे ढूंढनी है। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता यामिनी की वजह से, समझा? युग गुस्से के साथ कहता है, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी अभिमन्यु, डायना ने तुझे सच में बदल दिया है। अभिमन्यु पलट कर कहता है, अच्छा ही है बदल दिया, वरना लोग प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें अपने सिवा कोई और दिखता ही नहीं है। वो दुनिया को तबाह करने निकल पड़ते हैं। युग पलट कर कहता है, मैं यहाँ पर अपने दोस्त से मदद मांगने आया था अभिमन्यु, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। तुझे क्या लगता है मैं तेरी मदद के बिना अपने पिता की लाश नहीं ढूंढ सकता? तो तू गलत है, वो मैं ढूंढ कर दिखाऊंगा अभिमन्यु, देख लेना तू। अभिमन्यु पलट कर कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर भागते हुए कायर आ जाता है। कायर चिल्लाते हुए अंदर घुसता है, मिल गया मिल गया। कायर इतने चिल्लाते हुए आता है कि उसकी आवाज सुनकर कछुआ, डायना, अमोदिता और यहाँ तक कि बल्लू काका भी वहां पर आ जाते हैं। बल्लू काका कमरे के अंदर नहीं घुसते हैं, दरवाजे पर ही खड़े रहते हैं। जब कायर कमरे के अंदर पहुंचता है तो उन दोनों की सूरत देखकर ही समझ जाता है कि वहां के हालात काफी गर्म थे। कायर के मिल गया बड़बड़ाने की आवाज अपने आप ही धीमी हो जाती है।
कायर युग और अभिमन्यु की सूरत देखते हुए कहता है, यहाँ पर सब ठीक तो है? अभिमन्यु हंसने का नाटक करते हुए कहता है, हाँ ठीक है कायर, पर लगता है तू ठीक नहीं है। तू क्यों बौखलाया जा रहा है? क्या मिल गया तुझे? कायर उतावलेपन के साथ कहता है, जवाब अभिमन्यु, पहेली का जवाब। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, पहेली का जवाब? कैसी पहेली? कायर कहता है, वही पहेली जो उस काले साये ने दी थी, मैंने उसे सॉल्व कर लिया है। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, क्या है उसका जवाब कायर? क्या पता चला तुझे? बता जल्दी। कायर अपने साथ वही कॉपी लेकर आया था जिसमें उसने वो पहेली लिखी थी। कायर वो कॉपी युग को दिखाते हुए कहता है, ये देख युग, और इन 2 लाइनों को तू दोबारा पढ़ जरा। युग धीरे धीरे उस पहेली को पढ़ते हुए कहता है, प्रथम क्षण अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण प्रथम क्षण, इस प्रथम अंतिम क्षण में जीवन मरण है। युग कायर को देखते हुए कहता है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अभी भी। कछुआ कहता है, मेरे भी। कायर हड़बड़ाहट के साथ कहता है, देख मैं समझाता हूँ। प्रथम क्षण अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण प्रथम क्षण। मतलब यह कि हमारी जिंदगी में पहला क्षण वो होता है जब हम पहली बार सांस लेते हैं, मतलब जब हमारा जन्म होता है, और अंतिम क्षण मतलब जब हम आखिरी बार सांस लेते हैं, जब हम मर जाते हैं। और आगे की लाइन ऐसी है कि इस प्रथम अंतिम क्षण में जीवन मरण है। मतलब ये कि हमारे जन्म लेने और मरने के बीच में ही हमारी पूरी जिंदगी होती है। और यहाँ उस काले साये ने कहा है कि मौत और जिंदगी एक ही है। जब हमें जिंदगी मिलती है तो वो एक प्रकार से मौत है, क्योंकि मरना तय है। और जब हमारी मौत होती है तो उसके बाद ही हमें एक नया जीवन मिलता है। मौत के बाद ही एक और कहानी शुरू होती है, आत्मा की कहानी। युग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कायर समझ गया था कि उसे उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। सिर्फ उसे ही नहीं, वहां पर मौजूद किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। युग कायर को टोकते हुए बोलता है, कायर तू सीधे सीधे बोलेगा, क्या कहना चाहता है? कायर कहता है, युग मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू मुझसे पूछ रहा था ना कि हम कहाँ से तेरे पिता की लाश को ढूंढना शुरू करें, तो वो जगह मिल गई है। हमें उन जगहों पर तेरे पिता की लाश खोजनी है जहां पर उनका जन्म मरण हुआ हो, मतलब जहां पर वो पैदा हुए हों और जहां पर उनकी मौत हुई हो। उस काले साये के कहने का मतलब यही था, जीवन मरण का मतलब यही था। सब खामोशी के साथ कायर की बातें गौर से सुन रहे थे। सबकी निगाहें इस वक्त उसी पर थी। कायर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, देख सबको पता है कि तेरे पिता की मौत ग्रेवयार्ड कोठी में हुई थी। उस हिसाब से तेरे पापा की लाश वहीं पर होनी चाहिए, पर वो वहां पर नहीं है, क्योंकि अगर वो लाश वहां पर होती तो वो काला साया तुझे कभी अपने पिता की लाश खोजने को बोलता ही नहीं। वो खुद उस लाश को ग्रेवयार्ड कोठी में खोज लेता। कछुआ कायर को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, अगर अनुराग अंकल की लाश ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं है तो फिर कहां पर? कायर कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उस जगह पर जहां पर उनका जन्म हुआ है। कायर युग की तरफ देखते हुए कहता है, युग अनुराग अंकल का जन्म कहां पर हुआ था? किस जगह पर? युग कुछ याद करते हुए कहता है, पापा का जन्म तो यहीं पर हुआ होगा, इसी हवेली में। गांव से ही तो नाता था पापा का। कछुआ तुरंत बोल पड़ता है, इस हवेली में कैसे हो सकता है? इस हवेली में तो पहले वो अघोरी रहता था ना, और भूल गया? ये हवेली तेरे बड़े पापा को मिली थी, उन्होंने बाद में यहाँ पर रहना शुरू किया था। उससे पहले तो वो सब ग्रेवयार्ड कोठी में रहते थे ना। उस रात दिलीप अंकल ने तो बताया था कि वो ग्रेवयार्ड कोठी पर रहते थे अनुराग अंकल के साथ, पर उनकी पागलों भरी हरकतों के कारण उन्होंने ग्रेवयार्ड कोठी छोड़ दी थी और वो यहाँ पर आ गए थे रहने के लिए। जब कछुआ अनुराग को पागल बोलता है तो युग को गुस्सा तो आता है, पर वो सारी बातें इग्नोर कर देता है, क्योंकि इस वक्त उसका ध्यान दूसरी बात पर था। युग कायर को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, हाँ मेरे पूर्वज ग्रेवयार्ड कोठी में रहते थे। मतलब ये हुआ कि पापा का जन्म भी ग्रेवयार्ड कोठी में ही हुआ था। कायर कुछ सोचते हुए बोल पड़ता है, मतलब अंकल का जन्म और मौत एक ही जगह पर हुई है और वो है ग्रेवयार्ड कोठी। इस हिसाब से तो उनकी लाश वहीं पर होनी चाहिए थी। युग कहता है, पर अभी तो तूने कहा अगर ग्रेवयार्ड कोठी में मेरे पापा की लाश होती तो वो काला साया मुझे मेरे पापा की लाश ढूंढने के लिए बोलता ही नहीं। फिर मेरे पापा की लाश कहाँ पर है? कायर परेशान होते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? अनुराग अंकल की लाश वहीं पर होनी चाहिए जहां पर उनका जन्म और मौत हुई हो, क्योंकि उस काले साये के कहने का मतलब यही था। वो हमें यही बताना चाहता था कि उस जगह पर ढूंढो जहां पर उनका जन्म हुआ हो। कछुआ कहता है, हो सकता है तू उसके कहने का मतलब अच्छे से नहीं समझ पाया हो, वो कुछ और कहना चाहता हो और तू कुछ और समझ गया हो। कायर अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं कछुआ, वो काला साया यही कहना चाहता था। मैं शब्दों के खेल को अच्छे से समझाऊं।
अनुराग अंकल की लाश वहीं पर होनी चाहिए, ग्रेवयार्ड कोठी में, क्योंकि वहीं पर उनकी मौत और जन्म हुआ है। बल्लू बूढ़े की तरह बड़बड़ाते हुए कहता है, लेखक बाबू का जन्म वहां पर नहीं हुआ। जैसे ही बल्लू ये बात बोलता है, सब बल्लू की तरफ देखने लग जाते हैं। बल्लू को दरवाजे पर खड़ा देखकर कमरे के अंदर मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि बल्लू ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। युग तुरंत बल्लू के पास जाता है और हड़बड़ाहट के साथ कहता है, क्या कहा आपने बल्लू काका? पापा का जन्म ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं हुआ था। अगर पापा का जन्म ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं हुआ तो फिर कहां पर हुआ? बल्लू खुद से बात करते हुए कहता है, ये मैंने क्या बोल दिया? ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। न तुम लोगों की बात सुननी चाहिए थी। मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर बल्लू वहां से जाने के लिए अपना कदम आगे ही बढ़ाने वाला था कि तभी युग बल्लू काका का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आप ऐसे नहीं जा सकते बल्लू काका। आज आपको सच बताना ही होगा। मैं जानता हूँ ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप और बड़े पापा मुझसे छुपा रहे हैं, और आज आपको मुझे सब सच बताना ही होगा। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। बल्लू डरते हुए कहता है, मुझे जाने दीजिए छोटे मालिक। अगर बड़े मालिक को पता चल गया कि मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो मेरा हाल क्या करेंगे मैं आपको बता भी नहीं सकता। मुझे जाने दीजिए छोटे मालिक। युग अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए नम आंखों के साथ बल्लू से कहता है, प्लीज बल्लू काका मेरी मदद कीजिए। अब एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। तड़पते कैसे छोड़ सकते हैं? युग की नम आंखें देखकर बल्लू की आंखें भी नम हो गई थी। युग फिर हमदर्दी के साथ कहता है, प्लीज बल्लू काका मेरी मदद कीजिए। बताइए पापा का जन्म अगर ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं हुआ था तो कहां पर हुआ था? मेरा ये जानना बहुत जरूरी है, तभी मैं अपने पापा की लाश ढूंढ पाऊंगा। मेरी मदद कीजिए बल्लू काका। युग की नम आंखों को देखकर बल्लू अपने आप को रोक नहीं पाता है। उसके अंदर से दिलीप का डर निकल जाता है और युग के लिए हमदर्दी जाग जाती है। बल्लू युग की नम आंखों में देखते हुए कहता है, सच ये है छोटे मालिक, लेखक बाबू का जन्म ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं हुआ था, बल्कि वो तुम्हारे दादाजी को किश्नोई नदी में मिले थे। जैसे ही बल्लू ये बात बोलता है, कमरे के अंदर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। युग हैरानी के साथ कहता है, किश्नोई नदी में मिले थे से आपका क्या मतलब है? सदियों से है